हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमए स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ रितिका जांगेड़। आज हम हमारी जीएसटी रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर अपन कोशिश करेंगे जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं अपने लिए वो सारे के सारे अपन इसमें कवर करें। ठीक है। अब बेसिकली अपना टारगेट आज का ये रहेगा कि अपन इसमें रजिस्ट्रेशन पूरा करें, ई बे बिल वाला टॉपिक पूरा करें, पेमेंट अंडर जीएसटी और रिफंड अंडर जीएसटी अपन इसमें पढ़ेंगे। और अगर फिर भी अपने पास में टाइम मिला तो एक लास्ट टॉपिक होगा अपना छोटा सा 1 पेज का, वो होगा कंपनसेशन एक्ट। ठीक है। अपन कोई हबर तबर नहीं करेंगे, अपन पूरा आराम से समझेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि अपन इस वीडियो में इतने चैप्टर्स कवर कर रहे हैं तो मतलब मैं स्पीड अप करूँगी। आई विल मेक श्योर कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। कोई बात नहीं, अपनी रिवीजन सीरीज़ एक लेक्चर और बनना होगा तो मैं एक लेक्चर और बनाऊंगी। मैं आपके साथ में और पढ़ाई के साथ में कभी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपन रजिस्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जैसे कि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन अपन कब लेंगे, जब अपन सारी टैक्सेबल लिमिट्स, अपन को पता कैसे चलेगा जब अपन ने ये सब पढ़ लिया कि सप्लाई मानी जाएगी, कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई अपन पढ़ने वाले हैं। अपन ने ये सारे चैप्टर्स पढ़े तो अपन को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अपन रजिस्ट्रेशन कब करवाएंगे, कब अपन लायबल होंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। कौन कौन पर्सन है जिनको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई नीड नहीं है, और कौन कौन मैंडेटरी पर्सन है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम टैक्सेबल लिमिट क्रॉस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। तो वो कौन कौन से पर्सन, तो आज अपन इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अपन इस चैप्टर के अंदर 3 सेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला सेक्शन होगा सेक्शन नंबर 22। वो अपन को ये बताएगा कि कौन कौन से पर्सन है जो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आता है सेक्शन नंबर 23। वो अपन को ये बताता है कि कौन कौन से पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, किन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाए उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, चाहे वो टैक्सेबल लिमिट क्रॉस क्यों ना कर जाए, है ना। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 अपन को ये बताता है कि कौन लोग हैं जिनको मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराना। अब देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है अपने पास में कि अपन किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा है, सबसे पहले 23 पढ़ेंगे, फिर 24 पढ़ेंगे, फिर 21 के सबसेक्शन 2, 3, 4 और फिर फर्स्ट पढ़ेंगे अपन, है ना। राइट। तो मैं आपको अभी जैसे सीक्वेंस वाइज पढ़ाती जाऊंगी, लेकिन जब भी आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, जैसे सेल्फ स्टडी भी करेंगे ऑब्वियस, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि लास्ट एंड मोमेंट पे देख रहे हैं, तो नो इशू, आई मेक श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद नहीं है, ये ऐसे इस तरीके से लिखवाया है मैंने ये पैटर्न कि आप इसको पढ़ सकते हैं। किस तरीके से, मतलब सबसे पहले 23 में अपन देखेंगे कि कौन कौन पर्सन नॉट लायबल है। जब मुझे यही पता चल जाएगा कि ये लोग बाग लायबल ही नहीं है, तो मैं फालतू में आगे की चीज़ें क्यों करूँगी। नहीं, सही बात है ना, अपन ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते, अपन स्मार्ट स्टडी करते हैं। राइट। नेक्स्ट आता है फिर उसके बाद में, जब 23 में मुझे पता चल गया कि ये लोग लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो काम खत्म। अब अगर तुम 23 के अंदर नहीं आ रहे हो तो अपन ये चेक करेंगे कि कौन कौन लोग बाग है जो मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन के लिए। राइट। तो अपन सेक्शन नंबर 24 के पास जाएंगे, फिर अपन देखेंगे कि अगर तुम मैंडेटरी हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो अपन को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर तुम 24 के अंदर भी कवर नहीं हो रहे तो फिर उसके बाद में अपन जाएंगे 22 के पास में, जो कि अपन को ये बताएगा कि ये कौन सा बेसिक जनरल कंडीशंस है कि इन केस के अंदर इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये जो एक डायग्राम है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई प्रेफर, है ना। आई होप आपने सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगर नहीं लिया तो आप वीडियो पॉज करके ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे सारे, और साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका पूरा चैप्टर का एक तरीके से क्रक्स है ना, जो अपनी बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती है ना उनके लिए। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे अपन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स पढ़ी थी, एपी, यूपी, मेघा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, लास्ट लेक्चर के अंदर जिन लोगों ने मेरे साथ में पढ़ा था रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन वाले चैप्टर के अंदर, अपन ने 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स पढ़ी थी, है ना। लेकिन इस चैप्टर में है ना 8 नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, सिर्फ 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जो नागपुर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा था ना। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मेरे साथ बोलो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ऐसे याद करो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। 5 बार बोलो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है। आई होप अब तो याद हो गया होगा, है ना।
क्या बोल रही हूँ मैं कि ये जो 4 कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, इनकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी ना वो 10 लाख होगी। वैसे बेसिकली जो जनरल रूल होता है ना उसमें 20 लाख की अपन कंडीशन देखते हैं, ठीक है। लेकिन इन केसेस के अंदर क्या होगा, अगर तुम्हारी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अगर 10 लाख से ज़्यादा हो जा रही है ना, तो उस केस के अंदर तुम लायबल हो जाओगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, राइट। अब ठीक है, चाहे गुड्स की सप्लाई करो तुम या फिर सर्विस की सप्लाई करो, दोनों केस के अंदर अगर ये 4 नाम आ गए तो उस टाइम पे आपके 10 लाख वाली लिमिट क्रॉस कर देखी जाएगी। अब नेक्स्ट आता है अपने पास में सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, एपी, तेलंगाना और पौंडीचेरी, ठीक है। ये जो है अब आगे की आप इसको PSU ATM करके याद कर सकते हो। P से आ गया अपने पास में पौंडीचेरी, S से आ गया सिक्किम, U से आ गया अपने पास में उत्तराखंड, A से आ गया अपने पास अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। T से आ गया तेलंगाना और M से आ गया अपने पास में मेघालय, ठीक है। इस तरीके से अपन ये जो है, अब ये जो स्पेसिफिकली 1 2 3 4 5 6 है अपने पास में, इस केस में क्या है, अगर इन स्टेट्स के अंदर तुम कर रहे हो और इसके अंदर तुम्हारी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की देखी जाएगी, चाहे तुम सर्विस की सप्लाई करो या गुड्स की सप्लाई करो, दोनों के केस के अंदर। और अगर इन सबको छोड़ के, मतलब 4 तो ये और 6 ये, इनको छोड़ के, इन 10 को छोड़ के बाकी जितनी भी स्टेट्स है ना, उन केस के अंदर इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, HP और आसाम, इन सबको जोड़ के, मतलब इन सारी चीज़ों को छोड़ के अगर अपन कोई और देखें तो उसके अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट जो होगी ना, अगर सर्विस का केस है तो उसमें 20 लाख है, अगर गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई करो तो उस केस के अंदर 20 लाख है। अगर गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, किसकी, पिट की, पिट क्या है इसके अंदर, पान मसाला, आइसक्रीम और तम्बाकू, ठीक है। अपन ने वहाँ पे पढ़ा था टिप्पा, राइट, उसके अंदर T से तम्बाकू का था, पान मसाला, आइसक्रीम और एरिएटेड वाटर भी था। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर आएगा तो इस केस में अपन एरिएटेड वाटर को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा ना। अगर ये है टिप्पा की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तुम या सर्विस गुड्स की सप्लाई कुछ भी कर रहे हो, तो उस केस के अंदर तुम्हारी 20 लाख लिमिट देखी जाएगी। और अगर तुम सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर तुम्हारी लिमिट जो होगी वो 40 लाख की देखी जाएगी। अब जैसे एक मैं आपको केस देती हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो आप जम्मू कश्मीर, आप जैसे 2 जगह पे आपके ब्रांचेस है, आपने सेम पैन से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ठीक है। एक है अपने जम्मू कश्मीर का जिसका टर्नओवर आपका जाता है 15 लाख का, ठीक है, और जिसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, सर्विस की सप्लाई कर रहे हो। और दूसरा एक तो तुम्हारा जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा तुम्हारा है मिज़ोरम, ठीक है। मिज़ोरम में तुम्हारा जो टर्नओवर जा रहा है वो जा रहा है 11 लाख रुपए का। तो अब आप मुझे बताओ, आप सर्विस की सप्लाई कर रहे हो तो इस केस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा या नहीं होगा, मतलब कंपलसरी इन द सेंस कि आप रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ के अंदर फॉल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्या बोला मैंने ऐसे बोला, मैं आपके लिए लिख देती हूँ। मैंने ऐसे बोला, एक तो है अपने पास में JNK, उसका जो है अपना मान लीजिए 15 लाख का अपना उससे टर्नओवर है, और दूसरा है अपना मिज़ोरम, ठीक है, इसका जो टर्नओवर है वो 11 लाख का है, ठीक है। टोटल अपने पास में हो गया 26 लाख का। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा। चलो अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर है, अगर मान लो सिर्फ ये क्वेश्चन इतना सा ही होता, जम्मू कश्मीर का 15 लाख का, आप सर्विस की सप्लाई कर रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना, बताइए। जो लोग ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आप बहुत गलत बोल रहे हो। जस्ट बिकॉज मैंने आपको अभी बताया ये जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड करता है और सर्विस की सप्लाई कर रहे होते तो 20 लाख की लिमिट है, तो ये 15 लाख का टर्नओवर है, मतलब ये एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है एक बार के लिए इसमें उससे कम है, तो इस केस में इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। और जो लोग सही रहते तो वो तो है ही सही, है ना। दूसरा आता है मिज़ोरम वाला केस। अब मिज़ोरम का है तो मिज़ोरम के अंदर 11 लाख है और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 10 लाख तक। अगर 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब एक चीज़ बताओ, सेम पैन से है तो मतलब दोनों केस में मतलब क्या कहा था मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर अपन सेम पैन से रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको सब में रजिस्टर कराना कंपलसरी होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप एक में आप नॉर्मल स्कीम में रह लो और एक आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर रख लो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना। तो अब ये सेम पूरा के पूरा एक साथ क्वेश्चन है, 26 लाख की लिमिट है, तो आप इसमें एक चीज़ बताओ, लिमिट अपनी सर्विस के केस में 20 लाख देखोगे या 10 लाख देखोगे। लिमिट अपन 10 लाख देखेंगे। 10 लाख क्यों देखेंगे,
कहीं पे भी अगर इन चारों का केस आ गया ना तो उस केस में लिमिट 10 लाख देखेंगे। 10 लाख से 26 लाख से 10 लाख छोटा मतलब बड़ा फिगर है, क्रॉस कर गया लिमिट, तो इस केस में इसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर। मैंने आपको लास्ट कंपोजिशन वाले चैप्टर के अंदर भी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ाई थी। उसके अंदर सारी टैक्सेबल सप्लाईज, जितनी भी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है वो, जितनी भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, है ना, ये होता है, ये इंक्लूड होता है। इंटरस्टेट की सप्लाई और इंटरेस्ट और डिस्काउंट, कंपोजिशन वाले टाइम पे इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो था वो इंक्लूड नहीं करा जाता था, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन का चैप्टर के लिए टर्नओवर निकालते हैं अपन तो उस केस में इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो है अपन रिलेट करते हैं, मतलब ऐड करते हैं उसके अंदर। और एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे, जो इनवर्ड सप्लाई हुई है, आरसीएम वाली सप्लाईज जो होती है वो, और क्या है जो टैक्सेस है और सैज है और पेड करा अपन ने जीएसटी के अंदर, वो वाली दो चीज़ें अपन एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन रिमेनिंग जितनी चीज़ें होगी वो सारी अपन प्लस कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी लास्ट ही वीडियो के अंदर कंपोजिशन जब आपको पढ़ाया था उस टॉपिक के अंदर मैंने एग्रीगेट टर्नओवर के क्वेश्चंस आपको करवाए थे, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस रेफर कर सकते हो इसके लिए भी। बाकी जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था वैसा का वैसा एज इट इज़ है, बस इसके अंदर क्या होगा, जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो उसमें अपन इंक्लूड नहीं कर रहे थे, प्लस नहीं कर रहे थे, इसके अंदर इंटरेस्ट और डिस्काउंट भी अपन प्लस करके तभी निकालते हैं अपन एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, अब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए अपन के पास में एक GSTIN नंबर होता है। डेफिनेशन क्या होती है बताओ सब लोग, जो लोग क्या बोल रहे हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क सच्ची याद करो, जब अपन छोटे मोटे बच्चे थे, जब अपन ने स्टार्टिंग का पढ़ा था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर ही मैंने आपको पढ़ाया था, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर होता है आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए। मैंने आपको कहा था 15 डिजिट का नंबर होता है। इसके स्टार्टिंग में जो 2 होते हैं वो होते हैं अपने स्टेट कोड, फिर नेक्स्ट 10 जो होते हैं वो अपना पैन कार्ड का जो नंबर होता है, पैन नंबर होता है वो होता है। रिमेनिंग जो होता है एक अपने पास में एंट्री नंबर होता है अपना सेम पैन से, एक अल्फ़ाबेट डिजिट होता है, और लास्ट में जो होता है वो चेक सम नंबर होता है। ठीक है, ये एक तरीके से ये आपसे कोई पूछता नहीं है, बस ये इतना सा पूछते हैं कि 15 डिजिट और स्टार्टिंग के 2 कोड क्या होते हैं, उसको स्टेट कोड कहते हैं, 10 नंबर का ये होता ही है। ठीक है, अब याद रखना GSTIN जो है वो है गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, और GSTIN जो है वो है अपने पास में गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं आपको एक समरी पढ़ा देती हूँ, इसी के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ा दूंगी कि अपना सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है, 23 क्या कहता है और 24 क्या कहता है। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 20, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 23 कि कौन कौन से पर्सन है जो कि नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, सबसे पहला आता है जो पर्सन जो एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स की अगर आप सप्लाई करो तो उस केस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में एग्रीकल्चरिस्ट। मैंने आपको एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन भी पढ़ाई थी। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होते हैं, इंडिविजुअल और HUF जो कि या तो खुद अपनी खेत में काम कर रहे हैं या उनकी फैमिली मेम्बर्स खेत में काम कर रहे हैं, या फिर वो कोई किसी वर्कर से काम करा रहे हैं, लेकिन उसमें सुपरविजन किसकी होनी चाहिए, या तो उसकी खुद की या फिर उसकी किसी फैमिली मेम्बर की होनी चाहिए। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा था ये एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है, राइट, सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ा था आई थिंक, है ना। अब सबसे पहले क्या हो गया अपने पास में, सबसे पहले आता है अपने पास में जो 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स की सर्विस कर रहे हैं वो, दूसरा आता है एग्रीकल्चरिस्ट, तीसरा आता है अपने पास में पर्सन कवर अंडर RCM, है ना। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि मतलब एक बार के लिए अगर किसी ने पहले पढ़ा होगा तो जो RCM होता है ना वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में भी आता है, जैसे यहाँ साइड में लिख रखा है मैंने, कंपलसरी पर्सन हु रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर RCM, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम मतलब RCM के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं भी लेना है और RCM के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी लेना है, मतलब समझ में नहीं आया एक बार के लिए। तो इसी के लिए मैंने आपके यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल A जो है वो सप्लायर है और B जो है वो रिसीवर है। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, रिसिपेंट जो होता है RCM के केस में GST पे करने के लिए लाइबल होता है, राइट। तो जो रिसिपेंट होगा ना वो जो रजिस्ट्रेशन लेगा वो रजिस्ट्रेशन लेगा कंपलसरी स्कीम के अंदर, मतलब कंपलसरी के अंदर जो सेक्शन आता है अपने रजिस्ट्रेशन, मतलब सेक्शन नंबर 24 के अंदर। लेकिन जो सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है वो जो है ना वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, ये मतलब है जो सप्लायर होगा उस पर सेक्शन नंबर 23 अप्लाई होगा, जो रिसिपेंट होगा उस पर सेक्शन नंबर 24 अप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या पढ़ा अपन ने, कौन कौन लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले अपन पढ़ा 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स वाला एग्रीकल्चरिस्ट,
जो 100% RCM की सप्लाई कर रहा है। फिर उसके बाद क्या आता है, सप्लायर एक्सक्लूसिवली ऑफ गुड्स, जो 40 लाख रुपए 40 लाख की सब्जेक्ट टू कंडीशन वाला जो होता है ना, 40 लाख क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब उनको रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है अदर टू बी नोटिफाइड बाय GST काउंसिल। क्या है, ठीक है, GST काउंसिल जैसे जैसे रजिस्टर करेगी उस तरीके से सॉरी। इंटरस्टेट सप्लाई अगर कर रहे हो तुम टैक्सेबल सर्विस अप टू 20 लाख, अगर तुम इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो उस केस के अंदर अगर तुम 20 लाख तक कर रहे हो तो तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। अगर तुम इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स जिनकी जो लिमिट है वो 20 लाख है, और अगर तुम जो है ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, उनको रजिस्ट्रेशन के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड या राइट, एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में बताया था, मगर मैं आपका कहीं से भी लॉस नहीं करवाना चाहती क्योंकि एग्ज़ाम बहुत क्लोज है, तो बहुत लोग वेट भी कर रहे होते हैं वीडियो का, तो इस चक्कर में मैं नहीं चाहती कि आपका कहीं से भी 1% लॉस हो। अभी थोड़ी सी कंडीशन बेटर हुई थी तो सोचा कि आपके लिए एटलीस्ट 1 या 2 वीडियो तो मैं बना दूं, कि अगर मैं कल रिकॉर्ड नहीं भी कर पाती तो एटलीस्ट मैं आपको कल आज ही रिकॉर्ड करके एटलीस्ट 2 वीडियो प्रोवाइड करा दूं, और अपन इस GST को ख़त्म करें जो अपन नया चैप्टर्स या नए सब्जेक्ट्स को उठाएं, राइट। तो अगर थोड़ा सा एक्सक्यूज़ मी अगर खांसी वासी आए तो अपन कहाँ पे थे अपन क्या बोल रहे थे कि अपन पढ़ रहे थे सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 23 क्या बोलता है अपन को, सेक्शन नंबर 23 ये बोलता है कि कौन कौन से पर्सन है जो लाइबल नहीं है, जिनके ऊपर लाइबल जो हु आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट। तो अपन ने उसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा जो 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स की सर्विस कर रहा है वो लोग, जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो लोग, जो पर्सन सप्लाई कर रहे हैं किसकी अंडर RCM के अंदर सप्लाई कर रहे हैं वो लोग, जो पर्सन 40 लाख के अंदर अंदर गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं सिर्फ वो, GST काउंसिल जैसे ही नोटिफाई कर देगी वो अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तुम टैक्सेबल सर्विस की अप टू 20 लाख तक तो अगर तुम इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो किसकी, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की अप टू 20 लाख, तो उस केस में, और क्या बोला मैंने आपको, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं अगर वो सप्लाई कर रहे हैं इंटरस्टेट गुड सप्लाई कर रहे हैं किसकी, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्चुअली उनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फिर मैंने आपको कहा था कि अपन सबसे पहले 23 पढ़ेंगे, देन वी स्टडी 24। ठीक है, तो 23 मैंने आपको पढ़ा दिया, अब अपन पढ़ते हैं 24 क्या कहता है। 24 क्या कहता है, कौन कौन से पर्सन है जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है। सबसे पहले अपने पास में आता है पर्सन हु मेक्स इंटरस्टेट सप्लाई, जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं 2 डिफरेंट स्टेट के अंदर, हाँ, जो पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं 2 डिफरेंट स्टेट के अंदर तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है, बट जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं किसकी, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, उनको लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे RCM, मैंने आपको समझा दिया ये इस एग्जांपल से, जो रिसिपेंट होता है उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। अपन ने सेक्शन पढ़ा था 9(5) चार्जिंग सेक्शन के अंदर, जब अपन ने RCM वाली वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर मैंने आपको कहा था 9(5) जो होता है, जो इको वाला केस होता है, उस केस के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है जो सप्लाई कर रहा है किस चीज़ की, सप्लायर हु सप्लाई गुड्स थ्रू इको, जो इको की सप्लाई कर रहा है या फिर इको में कवर है वो लोग, जो TDS डिडक्ट करता है वो लोग, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कोई एजेंट, ISD OIDR की सर्विस जो दे रहा है, और अदर नोटिफाइड पर्सन अभी कोई है नहीं, जब नोटिफाई होंगे तब अपन देख लेंगे। इन्होंने एक डाल रखा है कि हम इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बोला, कौन कौन पर्सन कंपलसरी है, जो पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है वो, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो, जो पर्सन है जो RCM की सप्लाई कर रहा है वो, रिसीव कर रहा है मतलब रिसिपेंट ऑफ RCM, जो इको में कवर है, जो इको के थ्रू सप्लाई कर रहा है, जो TDS डिडक्ट करता है, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो, जो एजेंट है वो,
अगर एजेंट मतलब प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल वाला अपन ने केस पढ़ा था, याद हो तो पहले की क्लासेस में, तो उसमें जो था वो वाले लोग कंपलसरी होते हैं। जो ISD होते हैं अपने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो जो होते हैं उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है। जो OIDR वाले होते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एट्रीब्यूट जो होते हैं, उनको भी लेना कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन। और जो अदर नोटिफाइड पर्सन है, मतलब जो गवर्नमेंट आगे जाके नोटिफाई करने वाली, वो लोग, ठीक है। इसी के साथ में अपन ने सेक्शन नंबर 23 पढ़ लिया, 24 पढ़ लिया। 23 में अपन ने ये पढ़ लिया कि कौन कौन पर्सन जो लाइबल है नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, और 24 में अपन ने पढ़ लिया कौन कौन पर्सन है जो कंपलसरी लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब अपन पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 22। उसके अंदर अपन ये देखेंगे कि कौन क्या मैंडेटरी है, मतलब पर्सन कौन कौन लाइबल हो जाएंगे। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था ये वाली टेबल, याद हो तो, क्रक्स के अंदर, कि किन किन ये जो 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख वाली लिमिट किस किस पे एप्लीकेबल है, राइट। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा पे 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, चाहे गुड्स की सप्लाई करो या सर्विस की। जो AP, UK, सिक्किम, मिजोरम, तेलंगाना और पौंडीचेरी है, इन पे 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, चाहे सर्विस की सप्लाई कर रहे हो या गुड्स की सप्लाई कर रहे हो। और इनके अलावा इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर और आसाम, और है ना, तो इन केस के अंदर क्या होगा, इन केस के अंदर 20 लाख वाली लिमिट अपन देखेंगे अगर सर्विस वाला केस है। अगर गुड्स और सर्विस दोनों का केस है तो 20 लाख देखेंगे। अगर तुम गुड्स सप्लाई कर रहे हो, कौन सी, टिप वाली, टिप कौन सी हो गई अपनी, पान मसाला, तम्बाकू, और A से अपना आएगा आइसक्रीम, सॉरी I से आ गया अपना आइसक्रीम। और अदर गुड्स जो होंगे, सिर्फ गुड्स की सप्लाई करो तो उसमें 40 लाख के केस देखेंगे। तो यहीं पे मैंने वही लिख रखा है, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इंक्रीज कर जाएगा 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख, उनको वो लाइबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए एज द केस में भी, ठीक है। और कौन लोग हैं, जो माइग्रेशन करके आए, मतलब ओल्ड लॉ से न्यू लॉ में आए, मतलब है ना, GST के अंदर जिनका हुआ है, उन लोगों के लिए कंपलसरी होता है। और इन केस ऑफ ससेशन, ससेशन मतलब अपन कंपनी से LLB में कन्वर्ट हो गए, अपन पार्टनरशिप फर्म से कन्वर्ट हो गए हैं, अपन जो अपन करते हैं ना, मैंडेटरी हो जाता है उनके अंदर, जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र फॉर कंपनी, ठीक है। ये पढ़ा अपन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, नोट एक लिखा हुआ है, ये आपको नोट मैं इसके साथ में समझाऊंगी विद डिस्क्रिप्ट पूरा अच्छे से, है ना। इसके अंदर क्या है, एक लास्ट टॉपिक है अपना, है ना, क्या है, समरी ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अंडर रूल 25 से लेके 30 तक। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये पढ़ाती हूँ, कोई फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, वो जब हुआ तो अचानक से वो लाइबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस केस के और उसको सर्टिफिकेट जो ग्रांट हो रहा है ना, वो थोड़े टाइम बाद में ग्रांट हो रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान लाइबल हो रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो जब अपन रजिस्ट्रेशन के लिए माना जाएगा ना, कि कब लाइबल होगा, उस दिन से लाइबल माना जाएगा जिस दिन से वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब जिसकी जो टैक्सेबल लिमिट है वो क्रॉस कर गई है। एप्लीकेशन कौन सी देनी पड़ेगी उसको, GST REG 01 रजिस्ट्रेशन के लिए। और टाइम लिमिट क्या होगा, उसको 30 दिन के अंदर अंदर करानी पड़ेगी, और वैलिड रहेगी टिल कैंसिलेशन या फिर लाइफ टाइम अगर तुम कैंसिल नहीं कराते हो, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस अपने पास में आता है, ये नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन था, ये चलता चलता जा रहा था, इसने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करा लिया। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन कराया है इसने, मतलब जो इसकी टैक्सेबल लिमिट है, मतलब 20, 40 और 10 लाख वाली जो लिमिट है वो इसने क्रॉस नहीं करी, राइट। इसीलिए इसने चाहा कि मैं तो खुद चाह के अपनी स्व इच्छा से GST के अंदर रजिस्टर होना चाहता हूँ। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन कराया, इसको सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ। बट जब इस केस में कब इफेक्टिव डेट मानी जाएगी उसको, उस दिन मानी जाएगी जिस दिन उसको सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है। क्या बोला मैंने, जिस दिन से अगर तुम लाइबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इफेक्टिव डेट फॉर जो लाइबल रजिस्ट्रेशन की होगी वो उस दिन होएगी जिस दिन तुम लाइबल हो गए। लेकिन दूसरा केस, अगर तुमने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन कराया ना, तो उस केस के अंदर तुम इफेक्टिव कब माने जाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस दिन तुम्हारे को सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया है, और वैलिड रहेगा टिल कैंसिलेशन या फिर लाइफ टाइम अगर तुम नहीं कराते हो। तीसरा केस आता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 डे प्रायर फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जिस दिन तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, उससे 5 दिन पहले तुम्हारे को प्रायर नोटिस देना पड़ता है कि तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वैलिड फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होगा, जो डेट या फिर पीरियड स्पेसिफाई करा है फॉर द रजिस्ट्रेशन वो, या फिर 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव बिजनेस। जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है ना, उनको रजिस्ट्रेशन सिर्फ 90 डेज़ के लिए ही ग्रांट हुआ है, और अगर चाहते हैं वो लोग तो 90 डेज़ का उनको और एक्सटेंशन मिल जाता है,
ठीक है। तो जिस दिन से डेट स्पेसिफाई करी है एप्लीकेशन में वो, या फिर 90 डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, उनमें से जो भी विच एवर इज अर्लियर होगा वो उनका मान लिया जाएगा कि ये उनकी इफेक्टिव डेट है फ्रॉम फॉर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसी के साथ में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, राइट। नहीं, एक छोटी सी अमेंडमेंट है जो उनके लिए एप्लीकेबल है। ये क्या है, जो आधार कार्ड दिया जाता है ना अपन को, कभी कभी जब अपन रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना तो अपन को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट। तो क्या क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल पहला केस तो ये बनता है कि आपने आधार कार्ड दिया, ऑथराइज हो गया, एप्लीकेशन ओके भी मान ली गई, तो उस केस में तो जो सर्टिफिकेट होगा ना आपको जो ग्रांट करा जाएगा वो 7 दिन के अंदर अंदर ग्रांट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा केस ये है कि तुमने आधार तो दिया, जो ऑथराइज भी हो गया तुम्हारा, ऑथेंटिकेट हो गया, लेकिन जो एप्लीकेशन थी ना तुम्हारी वो तुम्हारी सेटिस्फाइड नहीं थी, मतलब गलत, नॉट ओके थी। तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारे को एक है ना डिफेंसिव नोटिस देना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा, इशू बाय डिपार्टमेंट तुम्हारे को एक नोटिस इशू होएगा। ठीक है, तुम्हारे को किस में, GST REG 03 के अंदर क्लैरिफिकेशन, मतलब वो इशू करेंगे, और फिर उसके बाद में तुम्हारे को क्लैरिफिकेशन किस में देनी पड़ेगी, GST REG 04 के अंदर। और अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तुम्हारी क्लैरिफिकेशन की हाँ इट्स ओके, देन तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होगा वो ग्रांट कर दिया जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। और तीसरा केस ये है कि अगर तुम्हारा आधार नॉट ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है, आधार ही तुम्हारा ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारे को एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगी तुम्हारी, किस चीज़ की, तुम्हारी प्रेमाइसेस की और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की। अगर पता चलता है कि हाँ तुम्हारे जो प्रेमाइसेस है और तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बिल्कुल ऑल ओके है, तो उस केस के अंदर 30 डेज़ के अंदर तुम्हारे को सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाएगा। मैम क्या बोला, सब कुछ खिचड़ी बन गया, कोई बात नहीं, मैं एक बार वापस समझाती हूँ। देखो मैंने आपको 3 केस बोले। सबसे पहले केस में मैंने बोला आधार कार्ड दिया, ऑथेंटिकेट भी हो गया, एप्लीकेशन ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है, तो 7 दिन के अंदर अपन को रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। दूसरा क्या हुआ, आधार तो दे दिया, अरे अरे बल्ले बल्ले, ऑथेंटिकेट भी हो गया, बल्ले बल्ले, लेकिन जो एप्लीकेशन थी वो ओके नहीं थी। वो ओके नहीं थी तो क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने अपन को एक मतलब एक नोटिस इशू करा, किसके अंदर, GST REG 03 के अंदर एक नोटिस इशू करा, और अपन को बताया कि आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो अच्छी सही नहीं है, उसमें कोई गलतियां हैं, उसको आप सुधारिए। तो आप क्लैरिफिकेशन दोगे किसके अंदर, GST REG 04 के अंदर। अगर वो क्लैरिफिकेशन से तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाता है तो तुम्हारे को 7 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा केस क्या आता है, अगर तुम्हारा आधार कार्ड दिया तुमने, ठीक है, लेकिन ऑथेंटिकेट ही नहीं हो पाया, तो उस केस में क्या होगा, एक फिजिकल वेरिफिकेशन होएगा आपका, जो आपकी प्रेमाइसेस है उसका और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका। अगर वो बाद में जब वेरिफिकेशन के बाद में सब कुछ ठीक होता है तो उस केस के अंदर आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, राइट। तो इसी के साथ में मैंने अपना सबसे पहला वाला चैप्टर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा है। इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा, मैं आपको 2 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन कराती हूँ, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको कहा इसके अंदर अपन को 3 सेक्शन पढ़ने हैं। सबसे पहले सेक्शन है अपने पास में 22 कि कौन कौन से पर्सन लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर पढ़ा अपने सेक्शन नंबर 23, फिर मैंने उसमें क्या बताया कि कौन कौन से पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। फिर मैंने आपको 24 में ये पढ़ाया कि कौन कौन से लोग बाग है जिनको मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराना। तो सबसे पहले मैंने 22 के अंदर आपको क्या बोला कि जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है उस केस में 10 लाख की लिमिट चेक करेंगे अपन, चाहे गुड्स की सप्लाई हो रही है या सर्विस की सप्लाई हो रही है। सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और पौंडीचेरी, इस केस में 20 लाख की लिमिट चेक करेंगे, चाहे गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो। और इनके अलावा जितनी अदर स्टेट्स है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर, आसाम, इनको भी इंक्लूड करा जा रहा है, तो इस केस में अगर तुम सर्विस की सप्लाई करो तो 20 लाख हो जाएगी तुम्हारी लिमिट। अगर तुम गुड्स और सर्विस की दोनों की सप्लाई करो तो 20 लाख की लिमिट है। अगर तुम टिप की, मतलब पान मसाला, तंबाकू और आइसक्रीम की सप्लाई करो तो उस केस में भी तुम्हारी लिमिट 20 लाख है। और लास्ट मैंने क्या बोला, अगर तुम सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में तुम्हारी जो लिमिट होगी वो 40 लाख की हो जाएगी। तो मैंने सबसे पहले 22 में ये पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, 22 में मैंने आपको ये पढ़ाया और मैंने आपको बोला कुछ अगर तुम पुराने लॉ से नए लॉ में स्विच कर रहे हो, माइग्रेट कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा
तीसरा केस मैंने आपको बताया, अगर ससेशन का केस है और कंपनीज के लिए क्या होता है, मैंडेटरी हो जाता है अगर तुम ससेशन करा रहे हो तो उस केस के अंदर तुम लाइबल माने जाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर उसके बाद में सेक्शन था अपने पास में 23 में क्या था, कौन कौन से पर्सन है जो लाइबल नहीं है। अगर तुम 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, अगर तुम एग्रीकल्चरिस्ट हो, अगर तुम आरसीएम के अंदर सप्लाई कर रहे हो, सप्लायर जो है वो, अगर तुम्हारी 40 लाख से ज़्यादा की तुम गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहे हो तो उस केस में, अगर जो जीएसटी काउंसिल अगर कोई नोटिफाई करता है तो उस केस के अंदर, जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो अगर तुम सर्विस की और 20 लाख से ज़्यादा नहीं है तो वो तुम उसके लिए नहीं हो लाइबल। अगर तुम इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो किस चीज़ की, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, जिसकी लिमिट क्या है 20 लाख, अगर तब तक कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। अगर तुम है ना, तुम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और इंटरस्टेट सप्लाई करो किस चीज़ की, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, तो उस केस के अंदर तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 के अंदर अपन ने ये पढ़ा कि कौन कौन से पर्सन हैं जो कि जिनके लिए कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन के अंदर कराना। सबसे पहले अपन ने पढ़ा पर्सन जो मेक कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा उनको कराना कंपलसरी है। पर्सन जो आरसीएम के अंदर कवर होते हैं, जो रिसिपेंट वाले होंगे उनको कराना पड़ेगा। अगर तुम इको के अंदर कवर्ड हो या फिर तुम इको से सप्लाई कर रहे हो तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर तुम टीडीएस डिडक्टर हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, अगर तुम प्रिंसिपल टू एजेंट या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल की सप्लाई करो तो उस केस में, अगर तुम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो, तुम ओआईडीआर की सर्विस दे रहे हो तो, और अदर नोटिफाइड पर्सन जिनको गवर्नमेंट आगे जाके नोटिफाई कर सकती है। फिर मैंने आपको ये 3 केस पढ़ाया जिसके अंदर क्या बोला, दो कि अगर तुम नॉर्मल पर्सन हो, तुम अगर लाइबल हो जाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो तुम्हारी इफेक्टिव डेट लाइबल से मानी जाएगी। लेकिन उसी केस में अगर तुम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो तुम्हारी लाइबल की डेट जो होगी वो तुम्हारे को उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन तुम्हारे को सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया है। तुम्हारे को जो एप्लीकेशन होगी रजिस्ट्रेशन, मतलब एप्लीकेशन जो तुम्हारी है, फॉर्म जो है सबमिशन वाला कि रजिस्ट्रेशन का, वो होगा जीएसटी REG 03, 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे को सबमिट कराना पड़ता है। तीसरा केस मैंने बताया था नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का, उनको 5 दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन के जो होती है एप्लीकेशन वो सबमिट करानी पड़ेगी। और वैलिड कब तक रहेगी, या तो जिस दिन एप्लीकेशन में तुम्हारी स्पेसिफाई हो रखी है वो, या फिर 90 डेज, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और अगर तुम्हारे को एक्सटेंशन चाहिए तो 90 डेज का एक्सटेंशन मिल जाता है। फिर मैंने आपको एक अमेंडमेंट पढ़ाया था, उस अमेंडमेंट में ये था आधार कार्ड ऑथेंटिकेट हो गया, सब कुछ ओके है तो 7 दिन। अगर तुम्हारे एप्लीकेशन ओके नहीं है तो तुम्हारे को डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा, तुम्हारे को क्लैरिफिकेशन देना, क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो 7 दिन में मिल जाएगा। तीसरा केस बताया था कि आधार कार्ड तुमने दे दिया लेकिन ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया तो उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, किसका, तुम्हारी प्रेमाइसिस का और डॉक्यूमेंट्स का। अगर वेरिफिकेशन के बाद में सब कुछ ओके होता है तो तुम्हारा 30 डेज के अंदर अंदर तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं पेमेंट ऑफ जीएसटी। पेमेंट ऑफ जीएसटी क्या होता है, इसके अंदर अपने पास में 4 सेक्शन है। कौन कौन से, सेक्शन नंबर 49, सेक्शन नंबर 50, सेक्शन नंबर 51 एंड सेक्शन नंबर 52। सेक्शन नंबर 49 क्या कहता है, पेमेंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी, ठीक है। पेमेंट कैसे करेंगे अपन जीएसटी लाइबिलिटी का, इंटरेस्ट और पेनल्टी, ठीक है। सेक्शन नंबर 50 अपन को बताता है इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट, अगर अपन डिले कर देते हैं पेमेंट करने में तो अपन को किस रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 51 अपन को ये बताता है कि टीडीएस डिडक्ट कलेक्शन क्या होता है, और 52 अपन को बताता है टीसीएस कलेक्शन क्या होता है, ठीक है। इस चैप्टर के साथ में लिंक करे हुए हैं कुछ रूल्स, कौन कौन से रूल्स, रूल नंबर 85, 86, 87, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। जो डेट ऑफ पेमेंट होती है ना जीएसटी की, वो हर महीने, अगले महीने की नेक्स्ट तारीख 20 तारीख की होती है, ठीक है। ये बात अपन ने रिटर्न अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। जो रिटर्न होती है ना वो क्या होती है, रिटर्न कैन नॉट बी फाइल विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। जब तक तुम पेमेंट जीएसटी का नहीं कर देते हो तब तक तुम्हारे रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो, और आगे आने वाली जो फर्दर रिटर्न होती है वो भी तुम नहीं फाइल कर सकते अगर तुमने प्रीवियस के टाइम पे जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करी हो या फिर तुमने पेमेंट नहीं करा हो जीएसटी का, ठीक है। जो जनरेट पेमेंट, जो पेमेंट के लिए तुम्हारे को जो चालान होता है ना वो क्रिएट होता है तुम्हारा जीएसटी PMT 06 के अंदर। और जो पेमेंट के मोड होते हैं ना इसके अंदर एक ई क्रेडिट लेजर होती है और ई कैश लेजर होती है। ई कैश लेजर एक तरीके से वो लेजर है, मतलब आप ऐसे मान सकते हो जैसे अपना पेटीएम है, पेटीएम के अंदर अपने पास में वॉलेट होता है, अपन कोई भी चीज़ का पेमेंट करना होता है अपने पास में
जैसे फॉर एग्जांपल अपन को पेमेंट करना है, ठीक है, अपने पास में नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने बैंक से उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और पेमेंट कर देंगे, राइट। तो वो जो वॉलेट है वो एक तरीके से अपना ई कैश लेजर का एक्सप्लेन है इन जनरल टर्म्स में। और ई क्रेडिट लेजर जो होती है वो अपनी सारी लाइबिलिटीज़ है कि कौन कौन सी अपनी लाइबिलिटीज़ है जो अपन को पे करनी है, राइट। इस तरीके से सिंपल वर्ड्स में समझे तो। अब क्या है, पेमेंट जो डिपॉजिट होता है ना ई कैश लेजर के अंदर, वो किस तरीके से कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग के कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था वॉलेट है एक तरीके से अपना ई कैश लेजर एक तरीके से, तो अपन उसके अंदर पेमेंट किस तरीके से डाल सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से डाल सकते हैं, डेबिट कार्ड से डाल सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से डाल सकते हैं। और अगर जैसे ये तो हो गई ये बात, जो पेमेंट ओवर काउंटर जो होता है मैक्सिमम अपन 10 लाख तक सॉरी 10 लाख है 10,000 तक ले सकते हैं सॉरी। जो अगर अपन को पेमेंट देना है या फिर पेमेंट लेना है, ठीक है, तो उस केस के अंदर अपन सिर्फ 10,000 तक का ही कर सकते हैं। ये बात तो अपन को इन जनरल भी पता हो गया, आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता रही हूँ। पेमेंट जो होगा अपना जीएसटी का वो अपन 10,000 से ज़्यादा का नहीं कर सकते ऑन काउंटर, और अगर ऑनलाइन बेसिस पे देखा जाए तो अपन इससे ज़्यादा का कर सकते हैं। इसके अंदर अपन है ना 3 बुक्स पढ़ेंगे बेसिकली, एक तो होती है ई लाइबिलिटी, एक होती है ई क्रेडिट और एक होती है ई कैश। ई कैश अपनी जो हो गई पेटीएम के जैसी हो गई, ई क्रेडिट जो हो गई उसके अंदर अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है वो पढ़ेंगे अपन। और जो ई लाइबिलिटी है वो कौन कौन सी लाइबिलिटी है, फॉर एग्जांपल अपन को जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी हो गई, अपन को इंटरेस्ट पे करने के लिए लाइबिलिटी हो गई, वो इसके अंदर आती है। इसके लिए अपन रूल नंबर 85, 86 और 87 पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था कि इसके साथ में लिंक है। सबसे पहले अपन देखते हैं ई लाइबिलिटी लेजर, ठीक है। इसके लिए अपन को रूल नंबर 85 देखना पड़ेगा। द ई लाइबिलिटी लेजर शेल बी मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 01 के अंदर मेंटेन होती है फॉर ईच पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, लेट फीस और अदर सम अंडर दिस एक्ट। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको, मैंने अभी जस्ट बताया कि जो ई लाइबिलिटी लेजर है ये जो मेंटेन होती है अपनी जीएसटी सीएमपी क्या जीएसटी पीएमटी 01 के अंदर, और हर पर्सन जो को मेंटेन करनी पड़ती है। और इसके अंदर किस चीज़ के पेमेंट होते हैं, कौन कौन लाइबल होता है, जिनको टैक्स पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है, पेनल्टी पे करनी होती है, या लेट फीस, या फिर अदर जो भी तुम्हारे सम ड्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर जो होती है इसके अंदर क्या क्या कंटेन होता है, फॉलोइंग अमाउंट्स कंटेन होती है, जीएसटी वाला, इंटरेस्ट वाला, पेनल्टी हो गया अपना, फीस हो गया, या फिर एक्सेट्रा, राइट। अब फॉर द, और ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है फॉर द पेमेंट ऑफ ELL, मतलब ई इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर असेसी कैन यूज़ ई क्रेडिट लेजर और ई कैश लेजर इन मे केस। मतलब अगर अपन को लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो अपन ई क्रेडिट लेजर से भी पैसा ले सकते हैं और ई कैश लेजर से भी पैसा ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आता है ई क्रेडिट लेजर, जो अपना रूल नंबर 86 है। रूल नंबर 86 के अंदर ई क्रेडिट लेजर क्या होती है, ई क्रेडिट लेजर जो होती है शेल बी मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 02 के अंदर होती है फॉर ईच पर्सन हु इज़ लाइबल फॉर आईटीसी, हु इज़ एलिजिबल फॉर आईटीसी, जिन जिनको आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, कैन यूज़ फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। ये जो है अपन जीएसटी की लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, जो क्रेडिट लेजर होती है ना वो कैन नॉट बी एडजस्टेड विद द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी और फीस। जो इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस जो है उसके साथ में क्रेडिट लेजर जो होती है ना वो एडजस्ट नहीं हो सकती है। बैलेंस ऑफ ई क्रेडिट लेजर मे बी कैरी फॉरवर्ड टू गेट रिफंड बाय द असेसी एज मे बी केस। जो बैलेंस आपका ई क्रेडिट लेजर के अंदर बचता है वो अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर कुछ रिफंड वाला केस होता है तो अपन रिफंड बाय एसएससी के उसके अंदर रख सकते हैं। फिर अपन ने नेक्स्ट आता है अपने पास में ई कैश लेजर, ठीक है। ई कैश लेजर इज़ लाइक अ पेटीएम वॉलेट, ये उसके अपन पढ़ेंगे रूल नंबर 87 के अंदर। द ई कैश लेजर शेल बी मेंटेन फॉर द जीएसटी पीएमटी 05 फॉर ईच पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एक्सेट्रा। ये जो एक तरीके से कैश का पेमेंट जो अपन लाइबिलिटीज़ का या फिर अपनी क्रेडिट्स जो हो गई इन सब का पेमेंट करने के लिए अपन लेते हैं, यही यहाँ पे लिखा है। ई कैश लेजर कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़, सारी टाइप की लाइबिलिटीज़ के लिए अपन पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार के लिए मैं वापस इसको रिकॉल कराऊँ तो मैंने ऐसे बोला कि जो क्रेडिट लेजर है इसके अंदर इसको अपन मेंटेन करते हैं किसमें, जीएसटी पीएमटी 01 के अंदर, पीएमटी 02 के अंदर क्रेडिट लेजर है और पीएमटी 05 के अंदर अपनी कैश लेजर आती है।
क्रेडिट लेजर्स जो होती है उसके अंदर अपने जितना भी टैक्स का पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, पेनल्टी हो गई, लेट फीस हो गई, ये इसके अंदर कवर होता है। जो लाइबल होता है रजिस्ट्री एलिजिबल होता है किस चीज़ के लिए, आईटीसी क्लेम करने के लिए, वो क्रेडिट लेजर की बनाता है। और कैश लेजर इज़ लाइक अ पेटीएम अकाउंट, इसके अंदर अपन इन दोनों का पेमेंट करने के लिए कैश डिपॉजिट करा के रखते हैं और इससे अपन पेमेंट कर देते हैं। इसके अंदर मैंने आपको ये बताई दिया, ये सारी चीज़ें होती है। और जो क्रेडिट लेजर है वो पेमेंट अपन, जो क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी एडजस्टेड विद द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फीस, ये चीज़ याद रखिएगा, बस यही याद है। अब जैसे इसके साथ में एक क्वेश्चन है, मैं आंसर सॉल्यूशन पे हाथ लगा रही हूँ, इसको आप पढ़िए, खुद से ट्राई करिए। क्या लिखा है, आपकी जो ई लाइबिलिटी लेजर है उसके अंदर जो जीएसटी है वो अपने पास में 60,000 का है, इंटरेस्ट है अपने पास में 5,000 का, और पेनल्टी है अपने पास में 5,000 की, टोटल आ रहा है अपने पास में 70,000, ठीक है। और क्रेडिट अवेलेबल कितना है अपने पास में 80,000 का, मतलब गवर्नमेंट से अपन को 80,000 रुपीज़ लेने हैं और अपन को पे कितने करने हैं, 70,000 रुपीज़ पे करने हैं। अब याद से पढ़िएगा, ये है अपने पास में ई लाइबिलिटी लेजर, ठीक है, और अपने पास में क्रेडिट अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, किस तरीके से निकालेंगे, देखिए क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आई नो क्रेडिट नुकसानदायक होता है, लेकिन फिर भी क्रेडिट एक तरीके से अपनी पवित्र वस्तु है। क्रेडिट जो है वो उसी चीज़ से सेटअप हो सकती है, किससे, जीएसटी से। मैंने आपको यहाँ बताया था क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी एडजस्टेड विद इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड फीस, ठीक है। इसके अंदर इंटरेस्ट और पेनल्टी है ना, ये एडजस्ट नहीं हो सकती, मतलब 80,000 में से 60,000 जो है वो अपन सेट ऑफ कर लेंगे, तो 20,000 जो होगा रिमेनिंग वो अपन को लेना होगा, लेकिन साथ ही साथ जो 5,000 का इंटरेस्ट और 5,000 की पेनल्टी है वो अपन को पे करनी है। तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे अपन, इसको एडजस्ट करते हुए नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आता है अपने पास में सेक्शन नंबर 50। सेक्शन नंबर 50 क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट जो होगा तुम्हारा, अगर तुम फेल हो जाते हो पे करने के अंदर, तो उस केस के अंदर जो इंटरेस्ट की रेट होगी वो 18% तुम पे लाइबल होगी, ठीक है। कैलकुलेट ऑन नेट लाइबिलिटी विद द ईएलसी, ई क्रेडिट लेजर। नेक्स्ट आता है अपने पास में सेक्शन नंबर 51, ये मैंने आपको सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया था कि टीसीएस वाला, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, इको की सर्विस देने के लिए होते हैं, उस टाइम पे जो लोग अकोमोडेशन और उनकी सर्विस नहीं दे रहे होते, सॉरी वो टीसीएस था, मैं कंफ्यूज हो गई थी। सेक्शन नंबर 51 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 51 ये बोलता है कि जैसे सप्लायर है और ये एक रिसिपेंट है जो कि नोटिफाइड है, नोटिफाइड रिसिपेंट है, ठीक है, और स्पेसिफिक हो, कोई भी केस हो, अगर है ना ये रिसिपेंट पेमेंट कर रहा है, और पेमेंट कितने का कर रहा है, अगर 2,50,000 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा का अगर पेमेंट कर रहा है ना, तो इस केस के अंदर 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है, ठीक है। और जो टीसीएस वाला केस होता है, टीसीएस वाला केस अपन ने सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ा था, और टीसीएस जो होता है वो 1% की रेट से स्पेसिफिकली होता है। अब इसके अंदर मैंने आपको बोला जो रिसिपेंट और स्पेसिफिक पर्सन कौन कौन से हैं, स्पेसिफाइड और नोटिफाइड रिसिपेंट कौन कौन से हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी एंड authority or a board of any other body set up by any act of parliament or state established by the government with 51 or more voting rights, voting power, और to carry a function, सोसाइटी जो इस्टेब्लिश हुई है सोसाइटी एक्ट के अंदर, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर और भी जो चीज़ें अगर नोटिफाइड होती है तो उस केस के अंदर। लेकिन 3 लोगों को एग्जाम्पशन मिली है, क्या बोला है, 3 एग्जाम्पशन अमेंडमेंट, कितना टीडीएस नहीं कटना है, इनको टीडीएस नहीं काटना है ना। क्या, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दे रही है, या फिर पर्सन जो कवर है 51 के अंदर, 51 मतलब कौन, जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए है और उसी को ही सप्लाई कर रहा है, तो उस केस के अंदर अपन एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैंने क्या कहा आपको, अगर कोई भी सप्लायर किसी नोटिफाइड पर्सन को, जो कि अपन ने लिस्ट अभी अभी पढ़ी, अगर उनको सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में जो नोटिफाइड पर्सन होगा उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 2% की रेट से, ठीक है। और लास्ट जो अपना ये वाला सेक्शन मैंने आपको ऊपर से बताया था, सेक्शन नंबर 52 जो होता है वो होता है टीसीएस का। कौन लाइबल होता है इसको कलेक्ट करने के लिए, टीसीएस, वो इको होता है, 9(5) के अंदर अपन ने पढ़ा था, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, 0, चाहे कुछ भी हो तुम्हारे को कलेक्ट करना पड़ेगा, 1% की रेट से कलेक्ट करना पड़ता है। फॉर्म नंबर होता है जीएसटीआर 8
है ना, और 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ में अपन सबमिट करते हैं। कलेक्ट कब करते हैं? विदिन 10 डेज़ के अंदर करते हैं, और जो भी डिटेल्स होती है वो अपन को 10 दिन के अंदर अंदर फिल करनी पड़ती है, ठीक है। इसी के साथ में अपना ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। मैंने आपको इसमें ये बताया कि पेमेंट अपन को कैसे करते हैं। पेमेंट जो होता है अगले महीने की 20 तारीख को होता है। आप पेमेंट नहीं कर सकते, रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो जब तक पेमेंट नहीं कर देते हो जीएसटी का। जब तक तुमने पिछली रिटर्न फाइल नहीं करी है तुम आगे की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। इसके अंदर अपन ने ई क्रेडिट लेजर, ई कैश लेजर और ई लाइबिलिटी लेजर के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया था लाइबिलिटी के अंदर अपने ये सारे आते हैं, क्रेडिट के अंदर ये, और कैश में ये सब अब मैंने अभी जस्ट आपको रिकॉल कराया है। फिर लास्ट मैंने आपको ये बताया था कि 18% की रेट से अपन से अगर अपन ने डिले कर दिया पेमेंट में तो उसमें अपने 18% से लगता है इंटरेस्ट रेट। 51 जो है अपन को ये बताता है कि सप्लायर ने अगर नोटिफाइड पर्सन को सप्लाई करी है और नोटिफाइड पर्सन जब पेमेंट कर रहा है और अगर पेमेंट 2.5 लाख से ज़्यादा का कर रहा है तो उस केस के अंदर 2% की रेट से TDS डिडक्ट होगा। 3 लोगों को एग्जाम्पशन मिली हुई है, कौन कौन? अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ही सप्लाई कर रही है, या फिर जो पर्सन कवर है अंडर सेक्शन 51 वो 51 वाले को ही सप्लाई कर रहा है तो उस केस के अंदर। सेक्शन नंबर 52 मैंने आपको बताया था TCS का केस होता है, ये इको लाइबल होता है। इसके अंदर TCS कलेक्ट करने के लिए 1% की रेट से TCS कलेक्ट करता है और 10 दिन के अंदर अंदर कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे। पेमेंट अंडर जीएसटी के बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना रिफंड अंडर जीएसटी, ठीक है। सबसे पहले अराइज होता है कि अपन रिफंड ले सकते हैं, राइट, ऑफ कोर्स अपन रिफंड ले सकते हैं, कभी कभी अपन लेते ही हैं रिफंड, है ना। और कौन कौन लाइबल होंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, वो अपन सब इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिफंड। रिफंड क्या होता है? व्हेन कैन वी अप्लाई फॉर रिफंड अंडर जीएसटी? अ पर्सन कैन मेक एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तुम्हारे को फिल करनी पड़ेगी किसके अंदर? GST RFD 01 के अंदर फॉर रिफंड ऑफ GST बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years। अपन जो है ना एप्लीकेशन जो रिफ़ंड की है वो 2 साल के अंदर अंदर ही फिल कर सकते हैं। जैसे अगर तुम्हारी रिफ़ंड वाला जो 2 साल क्रॉस कर जाता है तो उसके इसके अंदर तुम रिफ़ंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, और रिलेवेंट डेट जो भी प्रिस्क्राइब करी जाती है उस मैनर के अंदर, ठीक है। तुमने एप्लीकेशन दे दी, ठीक है। तुम्हारी एप्लीकेशन की जब सबमिट करने के 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे को वेरीफाई करने आएंगे, ठीक है, कि क्या तुम्हारा सच में बनता है इतना रिफंड, और ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि अगर वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो रिफंड तो बहुत लोग ले लेंगे कि हाँ भाई मेरा इतने का रिफंड है, मेरा इतने का रिफंड है। गवर्नमेंट हर किसी को दे दी थोड़ी फिरेगी। तो तुम्हारे को 15 डेज़ के अंदर वेरीफाई करने आएंगे। अगर तुम वेरीफाई से इफ़ ओके ऑल ओके तो उस केस के अंदर GST REG 02 जो होगा उसमें एक्नॉलेजमेंट तुम्हारे को इशू होएगी और बता दिया जाएगा कि हाँ सब कुछ ओके है। और अगर कुछ ओके नहीं होगा तो GST RED जो होगी 03 के अंदर तुम्हारा इशू अराइज होगा, तुम्हारे को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। और अगर सब कुछ होने के बाद में सेटिस्फाई के बाद में वो मान जाते हैं तो उस केस में तुम्हारे को रिफंड अलाउड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पर्सन जो है रिफंड के लिए एप्लीकेबल होगा तो उसको फॉर्म किसके अंदर भरना पड़ेगा? GST RFD 01 के अंदर 2 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा, या फिर जो भी रिलेवेंट डेट है। उसने जब ऐसी एप्लीकेशन सबमिट करी तो 15 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई करा जाएगा कि सच में वो वेरीफाइड मतलब वैलिड है या नहीं। अगर वो हो जाएगा देन इट्स ओके, तो उस केस में उसको एक्नॉलेजमेंट इशू हो जाएगी। और अगर ओके नहीं होगा तो उसको इशू के अंदर GST RED 03 के अंदर इशू कर दिया जाएगा और उसमें बताना पड़ेगा उसको कि क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, सच रिफंड में बी क्लेम इन द रिटर्न फाइलिंग इन रेगुलर मैनर एज अ टैक्सेबल पर्सन। जो तुम्हारा रिफंड है वो तुम रिटर्न के उसके फॉर्म में भी ले सकते हो एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और ई क्रेडिट और ई कैश लेजर के अंदर तुम्हारा रिफंड आता है और तुम उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अपन ने पढ़ा भी पेमेंट अंडर GST के अंदर कि अपन ई क्रेडिट लेजर और ई कैश लेजर से अपनी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर सकते हैं, तो उस वे में अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई रिफंड जो होगा 1000 रुपीज़ से कम का रिफंड होगा ना, तो उस केस के अंदर नो रिफंड, कोई भी रिफंड तुम्हारे को एप्लीकेबल नहीं होगे तुम्हारे को रिफंड लेने के लिए, ठीक है। अब अपने पास में क्वेश्चन अराइज आता है ऐसा कौन कौन से केसेस आते हैं जो अपन को रिफंड लेने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला केस है अपने पास में इन द केस वेयर एक्सेस GST हैज़ बीन पेड। गलती से अपन ने एक्सेस GST पे कर दिया, मेरे को पे करना था 500 रुपये का लेकिन मैंने पे कर दिया 700 रुपये का, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो एक्सेस GST अगर अपन ने पे करा तो अपन को रिफंड मिल जाएगा। जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, अपन ने जीरो रेटेड सप्लाई कर दी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के, तो उस केस में सप्लाई करी अपन ने किसकी? सर्विस की, सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस
टू सैज यूनिट, सैज में अपन ने सप्लाई कर दी है, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट मानते हैं, एक्सपोर्ट के केस के अंदर जीएसटी नहीं लगता, तो उस केस के अंदर अपन को रिफंड मिल सकता है, राइट। अगर तुमने द रजिस्टर्ड डीलर हैज़ रिगार्ड टैक्सेबिलिटीज एंड पर्टिकुलर सप्लाई, उसने क्या करा, इंटरस्टेट को इंट्रास्टेट समझ के गलत कर दिया, जैसे अपन IGST CGST SGST ये होता है अपने पास में, तो उसने CGST और SGST काट दिया, लेकिन उसको काटना चाहिए था IGST, तो उस केस में जो गलती हुई है उस चीज़ को सही करते हुए अपन रिफंड ले सकते हैं। अगर तुम्हारा सामान था ना जो तुमने खरीदा वो लोअर रेट पे खरीदा था, लेकिन जो तुमने पेमेंट करा आगे तो वो तुमने गलती से हाई रेट पे कर दिया, सेल कर दिया, तो उस केस में इन द केस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज सेलिंग गुड्स एट लोअर रेट पे कर रहा है एंड ही पेड अ हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन द परचेज, तो उस केस के अंदर क्लेम कर सकता है वो रिफंड, ठीक है। नेक्स्ट है जो अनविल्ड है, ठीक है, बैलेंस, जो तुम्हारा बैलेंस बच गया था वो तुम उसको कैश लेजर के अंदर ले सकते हो। और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब UNI जो होते हैं ना, वो लोग वापस से ले सकते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिनके पास में होता है वो लोग रिफंड लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। मैंने 7 केस बताया, सबसे पहले एक्सेस GST हो, जीरो रेटेड सप्लाई कर दी हो, सैज यूनिट में कर दी हो, इंटरस्टेट वाले को इंटरस्टेट समझ लिया हो, जो तुमने सामान खरीदा वो लोअर रेट पे करा है लेकिन हाई रेट का टैक्स तुमने पे कर दिया हो, और क्या बताया मैंने, अगर तुम्हारा ई क्रेडिट लेजर का ये सारा हो, और अगर तुम यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाले लोग हो तो तुम ले सकते हो, ठीक है। क्या एप्लीकेशन होती है, क्या प्रोसीजर होता है और क्या टाइमलाइन लिमिट होती है, ठीक है। एप्लीकेशन, प्रोसीजर एंड टाइम लिमिट ऑफ रिफंड ग्रांटेड। सबसे पहले क्या होता है, द एप्लीकेशन इज टू बी सबमिट अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश दैट रिफंड इज ड्यू, 100% एविडेंस देना पड़ेगा। एविडेंस क्या होगा, जो जैसे अपनी टैक्स इनवॉइस हो गई उसके अंदर दिखेगा कि इतने का था, मैंने गलती से इतना पेमेंट कर दिया, तुम्हारे को एक वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ में अटैच करके कि वो 100% एविडेंस के सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो ही हो गया, सेकंड स्टेप होगा जो डॉक्यूमेंट्स टू बी एस्टैब्लिश दैट अलॉन्ग विद द टैक्स एंड इंटरेस्ट वाज कलेक्टेड फ्रॉम और पेड टू अपॉइंट एन एविडेंस इफ अ टैक्स इंटरेस्ट हैज़ नॉट बीन पेड देन अदर पर्सन GST RFD 06 के अंदर रिफंड फॉर्म फॉल करना पड़ेगा। मैंने आपको ये बताया 100% टैक्स इनवॉइस के साथ में देना पड़ेगा, GST RFD 06 के अंदर रिफंड का जो फॉर्म होता है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट इशू बाय CA-CMA इफ़ द अमाउंट ऑफ रिफंड इज़ मोर देन 2 लाख। अगर तुम्हारी जो अमाउंट है ना, मतलब तुमने एविडेंस तो दिए ना साथ के साथ में, वो तो देने ही देने हैं, लेकिन अगर तुम्हारा जो टैक्स रिफंड का अमाउंट है वो 2 लाख से ज़्यादा का होता है तो उस केस में तुम्हारे को CA और CMA से सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा कि हमारा रिफंड इससे ज़्यादा का है और ये सच में वैलिड है। आफ्टर रिसिप्ट और एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड देन द होल अमाउंट क्लेम एज रिफंड अंडर और रिफंडेबल हो जाएगा, ठीक है। ही मे मेक एन ऑर्डर 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड अमाउंट सो शेल बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर्स वेलफेयर फंड। जो तुम्हारा अमाउंट होगा ना वो क्रेडिट हो जाएगा किसके अंदर, मतलब पेमेंट डल जाएगा जो तुम्हारा कंज्यूमर वेलफेयर फंड होता है उसके अंदर पेमेंट डल जाएगा और तुम वहाँ से ले सकते हो। और एप्लीकेंट अकाउंट, एप्लीकेंट के अकाउंट में कब होएगा, एप्लीकेंट के अकाउंट में सिर्फ इन 4 केसेस के अंदर होगा, अगर तुमने अनयूज ITC थी, ठीक है, ऑफ ई क्रेडिट और ई कैश लेजर जो टैक्स पेड था बट नो सप्लाई, उस पर सप्लाई पे वो सप्लाई ही नहीं है, जैसे एक्सपोर्ट का केस था लेकिन उसमें अपन ने टैक्स पे कर दिया, तो उस केस में अगर इंटर को इंट्रा मान लिया उस केस में, और एक्सपोर्ट का केस है उस केस में, जहाँ तक के बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट नहीं हुआ होगा ना तब तक अपन है ना वापस ले सकते हैं, एप्लीकेंट के उसमें रिफंड आ जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई केस होगा तो 60 days के अंदर अंदर जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड होता है उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपन को सबमिट करानी पड़ेगी एप्लीकेशन अलॉन्ग विद 100% एविडेंस। तुम्हारे को डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में एप्लीकेशन जो फॉर्म होगी तुम्हारी उसके अंदर ये GST RFD 06 के अंदर तुम्हारी रिफंड की एप्लीकेशन सबमिट होगी। अगर 2 लाख से ज़्यादा का तुम्हारा अमाउंट है जो रिफंड का है तो तुम्हें को CA या फिर CMA से क्लैरिफाई कराना पड़ेगा। तुम्हारी ये सब होने के बाद में अगर प्रॉपर ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है तो विदिन 60 मतलब ऑर्डर पास कर देगा वो 60 days के अंदर, और तुम्हारा जो अमाउंट होगा वो वेलफेयर फंड के अंदर चला जाएगा। और कुछ केसेस के अंदर है ना, कुछ केसेस के अंदर एप्लीकेंट के अकाउंट में हो जाएगा। ITC वाला केस हो, अगर तुमने टैक्स पे कर दिया जो सप्लाई है ही नहीं उस पर, तुमने इंटर को इंट्रा मान लिया, या फिर एक्सपोर्ट का केस हो जहाँ पे बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ कंज्यूमर के पॉकेट पे, तो उस केस तक तुम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन अंडर रिफंड
इज इन केस ऑफ एक्सपोर्ट 90% ऑफ द अमाउंट क्लेम, जितने इनवॉइस अपलोड किए उतना आईटीसी का अमाउंट मिलेगा। जैसे कि अपन ने आईटीसी वाला जब चैप्टर पढ़ा था तब मैंने उसमें क्या कहा था आपको, जैसे 100 इन्वॉइसेज है, ठीक है, मैंने 9 कंडीशंस बताई थी, भी लास्ट ही लेक्चर या फिर लास्ट सेकंड लास्ट लेक्चर है, मैंने उसमें आपको ये बताया था कि जब अपन जैसे क्या कंडीशंस बताई थी कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, जो वो है सप्लाई अपने पास में गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए, सप्लायर जो है उसको गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर देने चाहिए, रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए GSTR 3B के अंदर। और मैंने एक और कंडीशन बताई थी कि सप्लायर्स को सारी इनवॉइस की जो रिसिप्ट होती है वो सारी की सारी गवर्नमेंट को सबमिट करानी होती है। और अगर वो कुछ अमाउंट सबमिट नहीं कराता, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था 100 इन्वॉइसेज है जिसमें से 80 इन्वॉइस उसने सबमिट करा दी, लेकिन रिमेनिंग जो 20 है वो उसने नहीं कराई है और 5 लाख वाली वैल्यू है, तो 5 लाख में से जो 80% वाला है उसकी वैल्यू है 3 लाख की, और जो रिमेनिंग 20 लाख जो 20% इन्वॉइस है, 20 इन्वॉइस मतलब उसकी जो वैल्यू है वो है 2 लाख रुपए। तो जो फिर अपन कैसे निकालते थे, 3 लाख का 5% और 2 लाख विच एवर इज हायर, अपन उस तरीके लोअर वो लेते थे। तो जिन बच्चों को याद नहीं आ रहा तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ ले लेके मैंने आपको समझाया है। अभी मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रही, मैं उसमें आपको ये बात याद दिला रही हूँ कि अपन ने वहाँ पे वो पढ़ा था कि अपन उसका 5% ले लेते थे, लेकिन इस केस में क्या होगा, और उस वाली जो उनमें प्लस कर लेते थे जितना अपन ने सबमिट हो गई। लेकिन इस केस में जब एक्सपोर्टर वाला केस होगा या फिर अपन जब रिफंड ले रहे होंगे ना, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जितनी अमाउंट मतलब जो मेरे पास 80% वाला जो 3 लाख रुपए है ना, मैं सिर्फ 3 लाख रुपए का ही 90% का जो आईटीसी है ना वो क्लेम कर सकती हूँ, ऐसे बोला है इसमें, ठीक है। प्रोविजनल रिफंड जो होता है ना, लेने के बाद पाँच प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए और टैक्स रिविजन नहीं कराना चाहिए। अगर तुमने करा भी है तो 2 करोड़ 50 लाख तक नहीं होना चाहिए। ये केस कब एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ एक्सपोर्ट वाले केस में होगा, क्योंकि उस टाइम पे उनको रिफंड ऐसे नहीं होता 100 200 हज़ार तो का तो मिलता भी नहीं है। अगर 10,000 12,000 ऐसे वाला केस होता है वो इतने का नहीं होता, बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट में उनको रिफंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। तो उस केस में एक्सपोर्टर वालों केस के लिए एक प्रोविज़न बनाया गया है कि अगर एक्सपोर्टर का केस है तो जितनी तुम्हारी इन्वॉइसेज है जो तुमने सबमिट करी है उसका 90% तुम प्रोविजनल रिफंड ले सकते हो। और बस कुछ कंडीशंस है, क्या कंडीशन है, जो पिछला 5 साल है उसके अंदर तुमने कोई फ्रॉड नहीं करा हो, तुमने चोरी नहीं करी हो टैक्स की, और अगर करी भी हो तो वो जो चोरी है वो 2 करोड़ 50 लाख तक की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। केसेस वेयर रिफंड इज़ नॉट अलाउड, कौन कौन से केसेज है जिसके अंदर रिफंड अलाउ नहीं करे जाते। गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, मतलब जो नेगेटिव गुड्स है उस केस के अंदर अपन जो रिफंड इशू नहीं कर सकते, ठीक है। नेगेटिव गुड्स मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो, ठीक है। इफ सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ अवेल्ड ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक है अपन है ना, सप्लाई जब अपन कस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे, तो इस केस में इफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस इज अवेल ड्रॉबैक्स ऑफ द GST एंड सप्लाई पेड ऑन द सप्लाई सच सप्लाई, उस केस में, और अगर कोई निल रेटेड या फिर एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहा है ना, तो उस केस के अंदर रिफंड अपन नहीं ले सकते। इन 3 केसेस के अंदर अपन रिफंड नहीं ले सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, अगर इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट, ठीक है, अगर अपन ने डिले कर दिया पेमेंट में, मतलब गवर्नमेंट ने डिले कर दिया सॉरी पेमेंट करने में, इफ़ नॉट रिफंडेड विद इन 60 डेज, तो उस केस में क्या होगा, जो तुम्हारे पे इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हारे को किस में, मैक्सिमम 6% पर एनम शैल बी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिफंड। लेकिन वेयर एनी क्लेम अराइज इन ऑर्डर टू पाइस, ये क्या है, ये केस मैं आपको बताती हूँ। ये केस ऐसा है कि अगर तुम्हारा कोई कोर्ट का केस चल रहा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो रिफंड अगर तुम 60 डेज़ के अंदर पे नहीं कर पाते हो, जो कोर्ट वाला केस है मतलब अपील वाला जो केस है, उस केस के अंदर तो उस और वो प्रूफ हो जाता है कि गवर्नमेंट गलत नहीं सही नहीं है, हम सही है, हमारे फेथ में आता है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट होगा ना वो तुम उन गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, कितना, रिफंड के साथ में 9% पर एनम का देना पड़ेगा। अब एक मज़े की मैं बात आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया अपन ने पेमेंट देने में GST का, तो 18% की रेट से अपन पे टैक्स लगेगा। अगर अपन ने डिफ़ॉल्ट कर दिया ITC का पेमेंट करने में, तो 24% की रेट से अपन को इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। अगर इंटरेस्ट उन्होंने पे करने में अपन को रिफंड
पे करने के अंदर होगा नॉर्मल केस तो सिर्फ 6% ही, मतलब अपन से लेंगे तो 18% और देंगे तो कितना, सिर्फ 6%। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। और बस अपील वाला केस होगा तो उस केस के अंदर 9% दे देंगे। जो रिफ़ंड की एप्लीकेशन होती है वो GST RFD 01 के अंदर जाती है। और रिफ़ंड, ठीक है, ऑर्डर एप्लीकेशन जो होती है, रिफ़ंड का जो ऑर्डर एप्लीकेशन होता है वो अपना GST RFD 06 के अंदर जाता है। ठीक है, इसी के साथ में अपना ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। मैंने आपको क्या बताया रिफंड वाला केस में, इसके अंदर जो होता है अपन को 2 साल के अंदर अंदर, मोटा मोटा मैं एक बार बता रही हूँ आपको, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था इसलिए मैं पूरा चैप्टर नहीं रिकॉल करा रही, इसके अंदर मोटा मोटा बता देती हूँ। एप्लीकेशन अपनी फाइल होती है GST RFD 01 के अंदर, 2 साल के अंदर अंदर अपन मांग सकते हैं। अगर 15 डेज़ में वेरीफाई हो के आ जाता है। अगर किसी केस में नहीं हो पाता तो GST RFD 03 के अंदर इशू तुम्हारे को बताना पड़ेगा और सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर 1000 से कम का रिफंड है तो तुम्हारे को क्लेम नहीं हो पाएगा। कौन कौन लाइबल होता है, किसी ने एक्सेस GST पे कर दिया हो, जीरो रेटेड सप्लाई पे GST हो गया और टैक्स पे कर दिया हो, है ना, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर सप्लाई करी किसी सैज यूनिट से, अगर इंटर को इंट्रा मान लिया हो तो उस केस में तुम सामान खरीद के सप्लाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो तो लोअर रेट पे, लेकिन जब तुम खरीद के लेके आए थे तो हाई रेट पे खरीदा था। अगर तुम UNI में हो तो उस केस में क्या प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एविडेंस के साथ में देने हैं। GST RFD 6 के अंदर तुम्हारे को रिफंड का फॉर्म होगा वो आ जाएगा। 2 लाख से ज़्यादा का है तो CA-CMA से वेरीफाई कराना पड़ेगा। आफ्टर जब तुम्हारा प्रॉपर ऑफिसर जो है अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ तुम्हारे को इतना अमाउंट रिफंड करना है, तो उस केस के अंदर तुम्हारे GST कंज्यूमर वेलफेयर फंड है उसके अंदर तुम्हारे पास वो आ जाती है, मतलब जो तुम्हारे रिफंड वाला अमाउंट होता है वो आ जाएगा। और एप्लीकेंट के अकाउंट में सिर्फ इन 4 केसेस के अंदर अंदर ही आएगा जब तक बर्डन नहीं हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट वाला केस है उनको एक्सपोर्ट वाले केस में रिफंड की जल्दी रिक्वायरमेंट होती है तो वो 90% जितना भी उन्होंने इनवॉइस अपलोड कर दिया उसका 90% रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, बस उसके 2 कंडीशन है, प्रीसीडिंग 5 ईयर्स के अंदर उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करा हो और टैक्स इरेजन नहीं करा हो। अगर करा भी है तो 2,05,50,00,000 तक का कराओ, इससे ज़्यादा ना कराओ। इन 3 केसेस के अंदर अंदर में रिफंड अलॉट नहीं होगा। एक नेगेटिव गुड्स का केस है, अगर तुमने ड्रॉबैक वाला केस हो गया, और तीसरा हो गया नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करी हो। अगर उन्होंने पेमेंट करने में लेट कर दिया तो 60 डेज़ के अंदर पेमेंट करना होता है। अगर नहीं करा तो 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा अपन को। और अगर कोई अपील का केस है तो उस केस में अपन को 60 डेज़ में अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो अपन को 9% की रेट से अपन को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। तो इसी के साथ में अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मैंने आपको बोला कि मैं अच्छे से नहीं रिवाइज़ कराऊंगी, मैंने एक एक वर्ड आपको रिवाइज़ करा दिया, क्या करें, आदत से लाचार है हम। ठीक है, तो अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है। ये रहा चैप्टर, 1 पेज का चैप्टर है। ठीक है, तो क्या है इस चैप्टर के अंदर, ये है कंपनसेशन एक्ट। ये क्या होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाया था एक प्रोटेक्शन के लिए, कि कंपनसेशन एक्ट की स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पर बनाया था। उनको ऐसा लग रहा था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। ठीक है, बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स विच विल बी कलेक्टेड ओवर एंड अबव फॉर डिक्लेयर ऑफ टैक्सेस GST काउंसिल, दैट इज CGST, SGST, UTGST और IGST। ठीक है, जो GST कंपनसेशन सेल्स होता है ना, वो इम्पोज अंडर सेक्शन 8 के अंदर आता है, GST कंपनसेशन एक्ट 2017 के अंदर। ठीक है, इट हैज़ टू बी चार्ज फॉर द लग्जरी आइटम्स जो होते हैं, जैसे कि पान मसाला हो गया, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, ये जो होते हैं ना, कार्स वार्स, जो लग्जरी गुड्स होते हैं ना, उन पे होता है। इट विल बी इम्पोज फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स फ्रॉम द, जैसे जब भी GST आया था ना उसके 5 साल तक होता है। अब तो ये ऑलमोस्ट एप्लीकेबल नहीं है, आई थिंक 5th ईयर चल रहा है ये अभी, है ना, 17 से। तो अब देखो उसके बाद में क्या होता है ना। नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी चार्जेबल फॉर द इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई ट्रांजेक्शन ओवर GST, ये चार्ज करते हैं अपन। इट हैज़ टू लेवी फॉर टू पे अ कंपनसेशन ऑफ स्टेट लॉस रेवेन्यू। अगर कोई लॉस होता है ना रेवेन्यू में, मतलब स्टेट को कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए ये वाला एक्ट आया था जो अपना कंपनसेशन एक्ट है। और इनका रिजल्ट के लिए अगर उनके पास में पैसा बचता है तो वो दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाता है जितना भी। इफ़ द रिफंड ऑफ द एंड 5 ईयर एक्सेस, मैंने ये बता दिया, स्टेट और सेंट्रल के पास में दोनों 50-50% मिलता है। द स्टेट अकाउंट विल बी ऑडिटेड, जो स्टेट्स के जो अकाउंट्स होते हैं ना वो CAG जो होता है गवर्नमेंट वो ऑडिट करती है। देयरफॉर द अमाउंट क्लियर बाय द स्टेट फॉर द लॉस ऑफ द रेवेन्यू, जो भी होगा वो सारा का सारा लॉस अपन उनको दे देंगे। ठीक है, ये था। इसमें जो बेस ईयर लेंगे ना अपन, किस ईयर से काउंट करेंगे, बेस ईयर अपन लेंगे 15-16 का।
जो ग्रोथ रेट होगी ना वो 14% की रेट से ग्रोथ रेट एप्लीकेबल होती है। जो कंपनसेशन चार्ज होता है ना वो एप्लीकेबल किस पे होता है, गुड्स और सर्विस दोनों पे एप्लीकेबल होता है। ऑल द टैक्सेस पेयर, जितने भी टैक्स पेयर्स है अंडर जीएसटी एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 10, मतलब कंपोजिशन वाला चैप्टर अपन ने पढ़ लिया है, आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। पर्सन विल बी कलेक्ट, और इन पे नहीं होगा। ITC shall be allowed to the assessee but परमिटेड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ सैज के पेमेंट के लिए। और जो रेट होती है ये मैक्सिमम, कुछ रेट्स है वैसे ही रेट्स पूछी नहीं जाती, बट मैंने सिर्फ लिख दिए कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए। ये जो पान मसाला होता है इस पर 204% का रेट से सैज लगता है। जो सिगरेट होती है उस पर 290% का लगता है। और जो कार्स होती है, जो लग्जरी कार्स होती है, वो 3% से लेके 15% तक होता है। मतलब ये बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, सिर्फ CMA के अंदर और CS के अंदर है, ये CA के अंदर कवर नहीं है ये चैप्टर। इसके अंदर ये बस एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कि उनको लग रहा था कि हमारे को लॉसेस हो सकते हैं GST आने की वजह से, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए कि उनके जो लॉसेस है वो रिकवर कर सके अपन इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। बेसिकली यही है। और आप इसके नोट्स को आप खुद से एक बार रीड आउट कर दीजिएगा, मैंने एक एक पॉइंट को समझा दिया है। तो इसी के साथ में अपन ने आज रजिस्ट्रेशन पूरा करा है, पेमेंट ऑफ GST पूरा करा है, रिफंड अंडर GST पूरा करा है, और कंपनसेशन एक्ट पूरा करा है। अपने टारगेट में एक चैप्टर कम रह गया, आई थिंक मुझे करा देना चाहिए उसको भी, जो अपना फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको पढ़ा दूंगी। और इसको करते ही अपना GST का जो ये 30 आवर्स रिविजन सीरीज़ था वो कंग्रेचुअली अपन बहुत जल्दी पूरा कर रहे हैं। मतलब ये अपनी कौन सी वीडियो है, 12th नंबर की वीडियो है, राइट। तो 12th वीडियो के अंदर अपन ने ऑलमोस्ट GST ख़त्म कर लिया है। अपने सिर्फ तीन टॉपिक रह रहे हैं। एक अपना ई वे बिल वाला रह रहा है जो कि वो है, और एक है अपना प्लेस ऑफ सप्लाई, और एक है अपने पास में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सिर्फ 3 चैप्टर्स बाकी है और ऑलमोस्ट अपन ने पूरा GST कंप्लीट कर लिया है। मैंने अराउंड 15 आवर्स भी नहीं लिए हैं आपके। और जो लोग मेरे साथ स्ट्रिक्ट थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उनके लिए बहुत थैंक यू। क्या कह रहे हो, नहीं पढ़ाऊँ? थक गए, नींद आ रही है? अरे पागलो अरे मैं ऐसे नहीं बोल रही, ऑफेंसिव मत हो ना। चलो कोई बात नहीं, अपन जो ई वे बिल है वो अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बना लेंगे, नो इशू, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर एक बार नोट्स को आप रिकॉल कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो इस केस में अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।